हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विपुल भादुका है। बॉटनी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और बॉटनी में आज हम शुरू करेंगे 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। पहले बात आ गई ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, ठीक है। दूसरी बात हम बात करेंगे, डेफिनेशन से शुरू करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन बताएं तो भाई क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये देखें आप, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म यंग वंस प्रोड्यूस कर देगा तो वो प्रोसेस कहलाएगी रिप्रोडक्शन। देखें, it is defined as the biological process in which an organism कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, gives rise to young ones, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग। यंग वंस या उसको हम बोल रहे हैं ऑफस्प्रिंग। सिमिलर टू इटसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करता है तो अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तुम लोग जानते हो, हाथी का बच्चा होगा हाथी के जैसा होगा, या जो मैंगो का सीड होगा उससे नया मैंगो का ही प्लांट बनेगा, पीपल के पेड़ से पीपल का ही बनेगा। तो सिमिलर टू इटसेल्फ, अब ये जो प्रोसेस है ये कहला रही है रिप्रोडक्शन। जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, यंग वंस प्रोड्यूस हुआ है, वो अब क्या करेंगे, वो खुद ग्रो करेंगे, अपना साइज इंक्रीज करेंगे, मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद खुद रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी अपने ही जैसा एक और यंग वन प्रोड्यूस करेंगे। बात समझो, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, यंग वंस प्रोड्यूस करेगा, वो यंग वन ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, फिर से यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे और इसी तरह से चलता रहेगा। ये देखें, और द ऑफस्प्रिंग ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जब उनकी बारी आएगी तब वो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना, यानी अपने ही जैसा या सिमिलर टू इटसेल्फ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, या मैं बोलूं हम हमारे चारों तरफ देखें, लिविंग वर्ल्ड में देखें, तो क्यों ऐसा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, क्या जरूरत है इस बात की। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो छुपा हुआ है लाइफ स्पैन में। लाइफ स्पैन में इसका आंसर है। लाइफ स्पैन का क्या मतलब है, कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, फिर उसकी डेथ होती है और उसके बीच का जो पीरियड है वो कहलाता है लाइफ स्पैन। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, डेथ कैसी होनी चाहिए, उसकी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। क्लियर? फिर से सुने, लाइफ स्पैन का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू natural death of an organism represents its life span। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड या पीरियड, वो कहलाता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी स्पीशीज के लिए जो है वो कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक होता है। किसी स्पीशीज के लिए जो है वो स्पेसिफिक होता है। देखिए, कुछ लाइफ स्पैन हमने यहाँ कंसीडर किए हुए हैं, जैसे मे फ्लाई एक मक्खी होती है 24 आवर्स, और ये जो लाइफ स्पैन है ये मिनिमम होता है 24 आवर्स का लाइफ स्पैन मिनिमम
किसका मिलता है? मे फ्लाई का। कुछ और भी दिए हुए हैं, माउस का दिया हुआ है 3 to 5 ईयर्स, है ना। ह्यूमन का लिखा हुआ है 60 ईयर्स एज प्रपोज्ड बाय WHO ने जो प्रपोज किया हुआ है 60 ईयर्स। हमिंग बर्ड है, रैबिट है, डॉग है, एलिफेंट है 170 ईयर्स, पैरेट है 140 ईयर्स, टॉर्टोइज वगैरह 200 ईयर्स, और पीपल ट्री, पीपल का जो पेड़ है ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। तो ये कुछ हमने लाइफ स्पेन कुछ ऑर्गेनिजम्स के रखे हुए हैं। कुछ एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं क्रोकोडाइल वगैरह जो आप देख सकते हैं, या और बहुत सारे जो आपको नेट वगैरह पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो लाइफ स्पेन है इसकी खास बात क्या है कि लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। कितना शॉर्ट? फ्यू डेज का हो सकता है। फ्यू डेज हमने देखा मे फ्लाई 24 आवर्स, केवल एक दिन का, तो ये बहुत शॉर्ट हो सकता है एज फ्यू डेज, या बहुत लॉन्ग हो सकता है, ज्यादा हो सकता है एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। फ्यू थाउजेंड ईयर्स तो कई हजार सालों का, फ्यू थाउजेंड ईयर्स का ये हो सकता है। बहुत शॉर्ट हो सकता है और बहुत लॉन्ग भी हो सकता है। और सब ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन जो हैं इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में, या तो बिल्कुल शॉर्ट या बहुत लॉन्ग, इनके बीच में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन हमको देखने को मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, लाइफ स्पैन जो है वो दो बातों पर डिपेंड नहीं करता। पहला ऑर्गेनिज्म का साइज, दूसरा ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी। पहला ऑर्गेनिज्म का साइज, दूसरा ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है इस बात से लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं है। लाइफ स्पैन इस बात से रिलेटेड नहीं है कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है। ऑर्गेनिज्म के साइज की अगर हम एग्जांपल दें तो हमारा जो क्रो है, कौवा तुम लोग जानते हो, और दूसरा ऑर्गेनिज्म पैरेट, तोता भी तुम लोग जानते हो। क्रो और पैरेट सबने देखे हैं। क्रो और पैरेट का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। क्रो और पैरेट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में आप डिफरेंस देखें। क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 15 ईयर्स, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, लेकिन ये जो पैरेट है, पैरेट का लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट 140 ईयर्स। तो साइज का कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन लाइफ स्पैन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लाइफ स्पैन में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एक है हमारा मैंगो और दूसरा है पीपल ट्री। साइज दोनों प्लांट्स का ऑलमोस्ट सेम सा ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, लेकिन मैंगो का जो लाइफ स्पैन है वो पीपल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इन दो एग्जाम्पल से हम ये बात प्रूव करते हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लाइफ स्पैन जो है वो रिलेटेड नहीं है किस बात से, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से, दो उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी से। कौन कितना डेवलप्ड है, कौन लेस डेवलप्ड है, इस बात से लाइफ स्पैन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ह्यूमन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है जैसे तुम जानते हो, और उसका लाइफ स्पैन हमने देखा ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, 60 सालों का है। लेकिन टॉर्टोइज जो ह्यूमन से तो कम ही डेवलप्ड है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन 200 ईयर्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी या डेवलपमेंट से लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? देखें आप, तो लाइफ स्पैन में बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज जो हमने बोला, और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। सिंपल सी बात जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरा, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली को रिलेटेड विद देयर साइजेस। साइजेस से को रिलेटेड या रिलेटेड नहीं होता है लाइफ स्पैन।
तीसरा एग्जाम्पल देखें, साइजेस ऑफ क्रो एंड पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शोज अ वाइड डिफरेंस। साइज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन जो इनका लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसे ही हमने मैंगो का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर्ड टू पीपल ट्री। सिंपल सिंपल। एक बात और समझें कि भाई ये जो लाइफ स्पैन है ये हमने बताया हर एक स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक है, फिक्स है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जिस ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुआ है, जिस ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है, जो पैदा हुआ है, ये देखें किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है उसकी क्या होगी, डेथ होगी। और ये डेथ होनी तय है, सर्टेन है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बर्थ हुआ है ऑर्गेनिज्म का, उसकी डेथ होनी सर्टेन है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम इमॉर्टल नहीं मान सकते, अमर नहीं मान सकते। अमर कोई नहीं है, इमॉर्टल कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ जरूर होगी। सिवाय किसके, सिवाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के, सिवाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देखें, whatever be the life span, death of every individual organism is a certainty। भले ही लाइफ स्पैन कितना भी हो, 24 आवर हो, 3 years हो, 5 years हो, 60 years हो, डेथ क्या है, सर्टेन है, डेथ होनी तय है। इट मीन्स नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। वही बात जो हम बोल रहे थे कि भाई कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। सिंगल सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, उनको छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इमॉर्टल नहीं है। वैसे आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ ये हमने पॉइंट लिखा है तो इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम इमॉर्टल बोल रहे हैं। देखिए आप, जैसे सपोज ये अमीबा है, और जब अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा, आगे भी हम देखेंगे, जब अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या करेगा, एक सेल डिवाइड होगी और बना देगा 2 नए अमीबा। एक अमीबा डिवाइड होगा या एक अमीबा की जो सेल है वो डिवाइड होगी और बना देगी 2 नए अमीबा। और 2 नए अमीबा जब बन जाएंगे, इसका मतलब यहाँ ये जो पेरेंट सेल थी, डिवीजन के बाद या रिप्रोडक्शन के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। ये जो पेरेंट सेल थी भाई, ये डिवाइड हो गई, 2 डॉटर सेल्स बन गई। अब 2 डॉटर सेल बनने के बाद, 2 नई सेल बनने के बाद पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं रहा। जब पेरेंट सेल ही नहीं बची तो डेथ होने के लिए कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, डेथ होने के लिए कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या मान सकते हैं, इमॉर्टल मान सकते हैं। एक बात। दूसरी बात हमने बोला, जब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी कि भाई क्या ज़रूरत आ गई कि हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ सर्टेन है। हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या सर्टेन है, डेथ सर्टेन है। अगर ऑर्गेनिज्म मर गया, डेथ हो गई, तो उसकी स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मरना सबका निश्चित है, डेथ सबकी सर्टेन है, तो उस डेथ को सर्टेन है, तो स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। बात क्लियर यहाँ तक की?
जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा वो शो करेगा कुछ बेसिक फीचर्स। वो शो करेगा कुछ बेसिक फीचर्स। ये देखें, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जब भी रिप्रोडक्शन हो, भले ही लोअर ऑर्गेनिजम्स में हो, हायर ऑर्गेनिजम्स में हो, भले किसी में भी हो, कुछ बेसिक फीचर हर एक ऑर्गेनिज्म वहां शो करेगा। और वो बेसिक फीचर कौन कौन से? सबसे पहली बात, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अरे भाई जब हमने देखा कि भाई यहाँ सेल है, डिवाइड हो रही है और 2 सेल बना रही है, इसके पास अपना एक डीएनए है, तो वही डीएनए इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक डीएनए 2 सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके लिए क्या जरूरी है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी ये जो डीएनए इस पेरेंट के पास है, रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होने से इसका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रेप्लिकेट होने से इसका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, और अमाउंट डबल होने से दोनों डॉटर सेल्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमेशा होगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जब होता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात। अब दूसरी बात, एक बार रेप्लिकेशन हो गया, अच्छा सिर्फ रेप्लिकेशन हुआ, ये देखें अभी रेप्लिकेशन हुआ है। अब रेप्लिकेशन के बाद जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो दूसरा पॉइंट आता है सेल डिवीजन। ये रहा सेल डिवीजन। डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, अब सेल क्या होगी? डिवाइड होगी, सेल डिवीजन होगा। और वो डिवीजन, सेल डिवीजन तुम लोग 11th में पढ़ चुके हो। सेल डिवीजन जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। सेल डिवीजन जो है वो 2 तरह का होता है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में वैसे तो डिफरेंस बहुत सारे हैं जो तुम लोग पढ़ के आ चुके हो सेल डिवीजन में, लेकिन बेसिक डिफरेंस मैं तुमको यहाँ बता देता हूँ कि भाई जब कोई एक सेल डिवाइड होगी, डॉटर सेल्स बनेंगी। डॉटर सेल्स में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेरेंट सेल से सेम होते हैं या इक्वल होते हैं तो वो कहलाता है माइटोसिस। अगर डॉटर सेल्स में, बनने वाली डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो वो कहलाएगा माइटोसिस। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं हाफ हो जाते हैं तो वो कहलाएगा मियोसिस। तो बेसिक फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं। पहला रेप्लिकेशन हो गया, दूसरा जब रेप्लिकेशन हो गया तो रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। ये देखें सेल डिवीजन ओनली माइटोटिक, या तो केवल माइटोसिस या बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। या तो केवल माइटोसिस होगा या दोनों होंगे, माइटोसिस और मियोसिस। सिंपल। सेल डिवीजन ये कहलाता है सेल्यूलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या इसी को हम बोलते हैं साइटोलॉजिकल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या साइटोलॉजिकल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये कहलाता है। तो ये आ गया सेल डिवीजन। तीसरा पॉइंट देखें, रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो बनेंगी रिप्रोडक्टिव बॉडीज या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तीसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज और रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है, बड हो सकती है, स्पोर हो सकती है, गैमेट हो सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगी क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्टिव बॉडीज या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। इनका फॉर्मेशन जरूर होगा,
कोई भी रिप्रोडक्शन हो रहा हो, और चौथा ये जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज या यूनिट्स बनी है ये डेवलप होंगी, इनका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होकर ये क्या बना देंगी, ऑफस्प्रिंग्स बना देंगी, नई जनरेशन्स बना देंगी, यंग वंस प्रोड्यूस कर देंगी। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देख चुके हैं 4 बातें, एक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा सेल डिवीजन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड यूनिट्स, चौथा डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग। तो भले ही ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, भले ही रिप्रोडक्शन कोई भी हो, ये 4 चीजें हमको जरूर देखने को मिलेंगी, इसीलिए इनको हम बोल रहे हैं बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात, क्लियर यहां तक की बात। अब आगे हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली 2 टाइप का, सिंपल सी बात। रिप्रोडक्शन मेनली 2 मेन टाइप्स, कौन कौन सा, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एसेक्सुअल, यहाँ लिखा है नॉन गैमेटिक, सेक्सुअल, गैमेटिक, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक की बात करेंगे, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहली बात, ऐसा रिप्रोडक्शन जो कैसा होगा, यूनिपेरेंटल होगा। यूनिपेरेंटल यानी ऐसा टाइप जिसमें एक ही पेरेंट, जिसमें सिंगल पेरेंट जो है वो नया ऑफस्प्रिंग्स, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देंगे, तो वो कहलाएगा यूनिपेरेंटल। अगर एक ही पेरेंट है तो यूनिपेरेंटल, और उस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, विदाउट मियोटिक डिवीजन। विदाउट मियोटिक डिवीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा उसमें कभी भी मियोसिस नहीं होगा। विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोटिक डिवीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस नहीं होगा। और तीसरी और एक और इंपॉर्टेंट बात, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी इसमें गैमेट्स का फ्यूजन भी कभी नहीं होगा। डेफिनेशन बता सकते हैं, ये सिंपल है भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, it is the type of reproduction which is uniparental, and which occurs without meiotic division and fusion of gametes। बिना meiosis के और बिना gametic fusion के होता है तो वो कहलाता है asexual reproduction। कभी पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपसे बोल दिया गैमेट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बोल दिया कि गैमेट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, तो क्या लग रहा है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा? नहीं, गैमेट फॉर्मेशन होगा। या मैं इस तरह से बोल दूं कि गैमेट फॉर्मेशन जो है वो हो भी सकता है, यस, और नो, नहीं भी हो सकता है। गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उन गैमेट्स का फ्यूजन, उन गैमेट्स का फ्यूजन जो है कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बात समझ आ गई? इस बात को आप याद रखें, मेमोराइज रखें कि गैमेट फॉर्मेशन यहाँ हो भी सकता है। कुछ केसेस में पॉसिबिलिटी है गैमेट फॉर्मेशन हो जाए, कुछ में है कि गैमेट फॉर्मेशन ना हो। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन चाहे हो चाहे ना हो, उन गैमेट्स का फ्यूजन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, अगर गैमेट्स का फ्यूजन हो गया तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सिंपल बात समझ में आ गई। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक दो बातें और याद रखनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और वो क्या है, वो ये कि ये एक क्विक मल्टीप्लिकेशन है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसी प्रोसेस है, फास्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फास्ट है, जल्दी होता है। दूसरी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, इजीली हो जाता है, सिंपल प्रोसेस है। तो दोनों बातें, एक क्विक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा सिंपल प्रोसेस, दो बातें इसमें हमने की। तीसरी बात, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मियोसिस तो है नहीं, विदाउट मियोसिस है। मियोसिस में तुम जानते हो क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं वेरिएशंस। यहां मियोसिस है नहीं, तो वेरिएशंस आएंगी नहीं। यानी जो नई ऑफस्प्रिंग्स या नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो पेरेंट सेल से और जितनी ऑफस्प्रिंग बनी उन सब से आपस में कैसा होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो पेरेंट सेल से या आपस में जेनेटिकली सिमिलर होंगे। और इस टाइप की जेनेटिक सिमिलर पॉपुलेशन को, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स को हम बोलते हैं क्लोन्स। यानी मैं बोल सकता हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आएगा तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही बात है, क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लोन्स का मतलब जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर मियोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार आप इन पॉइंट्स को देखें, इनको रीड करें। बात समझ में आ रही है? तो कुछ की पॉइंट्स हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिख दिए। यूनिपेरेंटल है, मियोसिस नहीं होना है, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होना है, क्विक है, फास्ट है, सिंपल है, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल सी बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो मेनली 4 मेथड्स हैं हमारे पास। एक बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन और चौथा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन और चौथा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए बात करेंगे एक एक के बारे में। आ गया बाइनरी फिजन। देखते हुए चलें, वर्ड्स हमारे यहाँ हर एक वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है। बायोलॉजी में हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग हो रहा है। अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं निकल रहा है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो किसी अदर लैंग्वेज में है या वो किसी साइंटिस्ट का नाम है, या तो वो अदर लैंग्वेज में है या साइंटिस्ट का नाम। से शुरू करते हैं। तो ये देखो, फिजन, फिजन का मतलब डिवीजन, फिजन का मतलब डिवीजन या डिवाइड होना, और बाइनरी का मतलब 2। तो भाई रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें कोई एक सेल डिवाइड होगी और डिवाइड होकर कितनी बनाएगी, 2 सेल बनाएगी, सिंपल सी बात। तो इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं बाइनरी फिजन को। इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक सेल, अच्छा जो सेल डिवाइड होकर नई सेल बनाएगी उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट सेल। तो भाई रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होगी। डिवाइड कैसे होगी, सेल डिवीजन 2 टाइप का था ना, माइटोसिस और मियोसिस। कैसे डिवाइड होगी, मियोसिस तो हो नहीं सकता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस तो हो नहीं सकता, तो डिवाइड्स बाय माइटोसिस, केवल माइटोसिस होगा। और जब माइटोसिस होगा 2 नई सेल्स बनेंगी, और वो 2 नई सेल्स जो हैं नए ऑफस्प्रिंग्स,
नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगी, डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। सिंपल सी डेफिनेशन कि भाई कोई एक पेरेंट सेल है, डिवाइड होगी कौन से डिवीजन से, माइटोसिस से, और जब वो डिवाइड होगी तो प्रोड्यूस करेगी दो नए इंडिविजुअल्स। अच्छा, सेल डिवीजन हो रहा है, नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैं इसको सेल डिवीजन बोल दूं या रिप्रोडक्शन बोल दूं, बात एक ही है। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये सेल डिवीजन ही है तो भी ठीक है, रिप्रोडक्शन तो खैर ये है ही क्योंकि दो नई इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस टाइप में ये जो सेल डिवीजन हो रहा है यही रिप्रोडक्शन का मोड है। सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन ही यहां पर रिप्रोडक्शन का टाइप है, मोड है, सिंपल। और तीसरी बात, कहाँ मिलेगा ये हमको, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हमको ये बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा, जैसे हमारा अमीबा, जैसे कि हमारा पैरामीशियम। तो ये वो तरीका है जिसको हम नाम दे रहे हैं बाइनरी फिजन। थोड़ा सा और देखें बाइनरी फिजन को, ये देखें हमने यहाँ अमीबा शो किया हुआ है बाइनरी फिजन में, और जब हम अमीबा को शो कर रहे हैं, अमीबा ये रहा, ये इसका न्यूक्लियस, जब सेल डिवीजन होगा उससे पहले या अमीबा में जब डिवीजन होगा उससे पहले ये न्यूक्लियस अपने साइज को एनलार्ज करेगा। न्यूक्लियस जो है वो साइज में बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, और एनलार्ज होने के बाद ये डिवाइड होगा। न्यूक्लियस अपने साइज में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने का मतलब बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद डिवाइड होगा। डिवाइड होगा, न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। ये देखिए न्यूक्लियस एनलार्ज हो गया, साइज में बड़ा हो गया, साइज में बड़ा हो गया, डिवाइड हो गया, ये दो न्यूक्लियस बन गए, ये कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में तुम जानते हो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखें यहाँ कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के रिजल्ट में क्या बन गई, दो डॉटर सेल्स, दो डॉटर अमीबा बन गई। सेल डिवीजन ऐसे ही तो होता है, पहले न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, फिर कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और दो सेल्स बन जाती हैं। वही तो हो रहा है, न्यूक्लियस ने साइज में इंक्रीज हुआ, ग्रो किया, डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस, ये देखें, और दो डॉटर सेल्स बन गई, डॉटर अमीबा बन गई। बात समझ में आ रही? तो ये है अमीबा में रिप्रोडक्शन का टाइप। दो बातें यहाँ याद रखने वाली हैं, समझने वाली हैं। क्या? एक कि देखो जब डिवीजन हो गया, जब डिवीजन हो गया, दो डॉटर सेल्स बन गई, अब आप पेरेंट सेल को नहीं पाएंगे। डिवीजन के बाद पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। याद करो हमने बोला था कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डिवीजन के बाद पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये देखो, ये रही पेरेंट सेल, पेरेंट अमीबा हमारा, और पेरेंट अमीबा जो है वो जब डिवाइड होकर दो डॉटर अमीबा बना रहा है तो पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा है, इसीलिए इनको हम इमॉर्टल मान रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो साइटोकाइनेसिस हुआ है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ है, वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो इक्वल होता है। यहाँ पर ये बातें याद रखने वाली है। क्विक रिवीजन, बाइनरी फिजन ऐसा डिवीजन, ऐसा टाइप रिप्रोडक्शन का जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू, दो बनेंगी, माइटोसिस से दो सेल्स बनती हैं, टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, नया इंडिविजुअल बन जाएगा। यानी यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो एक टाइप का कैसा है?
सेल डिवीजन ही है, सेल डिवीजन ही तो है। और कहाँ मिलेगा हमको? सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा एंड पैरामीशियम में मिलेगी। क्लियर हो गई बात? ये हमने डायग्राम देख लिया, डायग्राम को आप देख लीजिए इसमें एक बार। अमीबा है, डिवाइड हो रहा है, ये स्टेप्स और डॉटर सेल्स बन गई, डॉटर अमीबा बन गई। चलिए नेक्स्ट टाइप हम रिप्रोडक्शन का बोलते हैं बडिंग। बडिंग जिसमें कि बड बनेगी, नाम में छुपा है, डेफिनेशन वगैरह सब किस में छुपी है? हेडिंग में ही छुपी है। बडिंग जिसमें कि बड बनेगी। भाई रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें बर्ड्स प्रोड्यूस होंगी। ये देखें यहाँ पर हमने ईस्ट एक दिखाया है, ईस्ट की बॉडी पर डेवलप हो रही है एक आउटग्रोथ। ये हमारा ईस्ट, और ईस्ट पर डेवलप हो रही है एक आउटग्रोथ, और ये आउटग्रोथ जो है ये कहलाती है बड। बड डेवलप होगी, ग्रो होगी, और फाइनली ये इस पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगी। पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट होने के बाद अपने साइज को बड़ा करेगी, मैच्योर होगी, और एडल्ट इंडिविजुअल में, एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा बडिंग। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, ये बन रही है, स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली। इनिशियली ये अटैच्ड है, ये देखें अभी भी अटैच्ड है, अभी भी अटैच्ड है, यहां से ये अलग होती है। इनिशियली अटैच्ड टू द पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से अटैच्ड है, इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ ये इससे सेपरेट होगी, और सेपरेट होने के बाद ये बना देगी नया ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेथड है ये कहलाएगा बडिंग। दो बातें, अगर हम इसको बाइनरी फिजन से कंपेयर करें, अगर हम इसको बाइनरी फिजन से कंपेयर करें तो दो बातें हमको देखने को मिलेंगी। एक, यहाँ जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है या वो कैसा होगा? अनइक्वल होगा। ये देखें, ध्यान से देखें, ये सेल है, यहाँ पर आउटग्रोथ डेवलप हुई, आउटग्रोथ डेवलप होने के बाद यहाँ आपको न्यूक्लियस डिवाइड होता दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ये देखो, एक न्यूक्लियस इसमें रह गया, एक इसमें चला गया, दो न्यूक्लियस हो गए। इसको हम बोलेंगे वही कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद तुम लोग जानते हो क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये देखें साइटोकाइनेसिस हुआ, लेकिन ये जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है ये पेरेंट सेल में साइटोप्लाज्म ज़्यादा बचेगा, इस बड में कम जाएगा। इसीलिए ये जो साइटोकाइनेसिस है ये कैसा है? अनइक्वल है। साइटोकाइनेसिस जो है वो कैसा है? अनइक्वल है। और उसके बाद ये डिवाइड हुई, बड इससे सेपरेट हुई, और ये देखो सेपरेट हो गई बड पेरेंट सेल से। तो जब डिवीजन कंप्लीट हो गया तो इसमें पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल रहा। ये रही पेरेंट सेल, यहां भी थी और यहां भी है, नई अलग बन गई। तो यहां पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस रहता है रिप्रोडक्शन के बाद। बाइनरी फिजन की तरह नहीं कि वहां सेल डिवाइड हुई और पेरेंट सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा। यहाँ पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस रहता है। और कहाँ हमको मिलता है? ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट में हमको देखने को मिल सकता है, वो कहलाता है बडिंग। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक बाइनरी फिजन और दूसरा बडिंग। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।